अब हम चल रहे हैं उस राजनीतिक कड़ी को समझने जो इन लोगों के द्वारा, राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा और विधायिका के द्वारा लिए गए निर्णयों को वास्तविक रूप में इंप्लीमेंट करती है। हम उस कार्यपालिका को चल रहे हैं समझने, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अस्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही कहते हैं, या उसे हम नौकरशाही शब्द से डोनेट करते हैं। तो चलिए उसको भी हम विस्तार से समझ लेते हैं और इस अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मंत्रियों के निर्णय को लागू कौन करता है? सोचो, सोचने की क्या जरूरत है जब मैंने पहले बता दिया। लागू कौन करता है? आपकी ये नौकरशाही। ठीक, शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं। सैन्य सेवाओं और इन सेवाओं को डिवाइड करने के लिए हमने इसे क्या कहा है? नागरिक सेवा कहा है, सिविल सर्विसेज कहा है। क्या कहा है हमने इसे? सिविल सर्विसेज। ठीक, तो ये लोग होते हैं सिविल सर्विसेज के अधिकारी ही होते हैं जो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधायकों, सांसदों के द्वारा लिए गए निर्णयों को वास्तविक रूप में जमीनी हकीकत में इंप्लीमेंट कराने का काम करते हैं। इन्हीं लोगों का काम होता है उन फैसलों को लागू कराना जो इन बड़े बड़े लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक, आगे सुनो। सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। बनाने में भी सहयोग करते हैं और लागू करने में भी सहयोग करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है। भारत में आपके ये जो IAS, IFS, IRS, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्रवीण अफसर हैं जो भारत सरकार की, भारत की राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा लिए गए फैसलों को लागू कराने में, उन्हें बनवाने में उनकी सहायता करते हैं। आपकी राजनीतिक कार्यपालिका आती जाती रहती है, लेकिन ये अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य वही के वही बने रहते हैं। और ये आपको पता है, ये एक पेपर को पास करके इस पद पर नियुक्त होते हैं। उस पेपर को कहते हैं UPSC के द्वारा कराया गया पेपर। ठीक है, जिसे हम सिविल सेवा परीक्षा कहते हैं। ठीक है, आगे सुनो। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। राजनीतिक रूप से तटस्थ हो कि मतलब ये जो नौकरशाही के सदस्य हैं, इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये पक्षपात ना करें। ये पक्षपात ना करें कि इनकी पार्टी की सरकार आएगी तभी हम अच्छे से काम करेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। ये इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये कोई भी सरकार हो, उनके प्रति निष्ठावान होकर काम करेंगे। लेकिन इंसान है, इंसान की अपनी इच्छाएं, अपनी राजनीतिक इच्छाएं, तो ये लोग भी डामाडोल रहते हैं। कुछ पार्टियों के कुछ अफसर फेमस होते हैं, कुछ पार्टियों के कुछ अफसर फेवरेट होते हैं। फेवरेटिज्म हर जगह चलता है भारत में। ठीक है, ये बात आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं बहुत अच्छे से। जैसे स्कूल में कुछ बच्चे टीचर के फेवरेट, इस टीचर के ये बच्चे फेवरेट, इस टीचर, तो वैसे ही प्रधानमंत्री के कुछ अफसर ये फेवरेट है, कुछ अफसर ये फेवरेट है, वही होता है हर जगह। ठीक है, आगे सुनो। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। प्रजातंत्र में यह संभव है कि
कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे, ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे। सवाल ना करे उससे कि वो सही नीति है, उसे चलने दीजिए। ये सवाल करने का अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों के पास नहीं होता। उनका काम होता है नई सरकार के हिसाब से नई नीतियों में गठन करने में उनका सहयोग करना, ना कि उनसे सवाल करना। यही सबसे बुरी लगती है मुझे बात, क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये अगर सवाल नहीं करेंगे सरकार से तो सवाल कौन करेगा? आप मुझे बताओ, अगर ये सही नीतियों को सही और गलत नीतियों को गलत बताएं तो देश का पैसा कितना बचे? बहुत ज्यादा बचे। लेकिन इनको भारत का संविधान ऐसा अधिकार नहीं देता। इनकी ये ड्यूटी है कि जो भी नेता आए, जो भी प्रधानमंत्री, जिस भी दल की सरकार बने, उस दल की नीतियों के हिसाब से वो उनकी मदद करें नीतियां बनाने में। ये इनका काम है, ये इनका काम है। इनको सवाल करने का अधिकार नहीं दिया गया। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रम के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यवहारिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे तथा भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूपीएससी। भारत सरकार के लिए जो अधिकारियों का चयन होता है, उन अधिकारियों को चयन करने का काम कौन करती है? यूपीएससी। ठीक है, और ये कौन कौन सी परीक्षाएं कराती है? सुन लेना। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी होते हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। इनको इनके पद से हटाना है तो ये कार्य कौन कर सकता है? सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। दक्षता और योग्यता के दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है। लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। इस उद्देश्य के लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। भारत में महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया गया है। इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा तथा सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में रोड़ा नहीं बनेगी। तो भारत के हर समुदाय, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए आपकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को यूपीएससी के पेपर्स में आरक्षण दिया गया है, जिससे कि उनका अनुपात भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था में बढ़ सके, देश की प्रशासनिक व्यवस्था में बढ़ सके और उनका भी देश के शासन प्रणाली में अपना प्रतिनिधित्व हो सके। महिलाओं को भी महिलाओं को भी आरक्षण इसीलिए दिया गया क्योंकि देश में उनकी संख्या कितनी है? 50%। तो उनका प्रशासनिक सेवाओं में भी उतना ही अनुपात होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में ऐसा नहीं है, ना हमारी संसदीय व्यवस्था में ऐसा है, संसदीय प्रणाली में ऐसा है, और ना ही हमारी नौकरशाही में। नौकरशाही में तो बेटरमेंट हो रहा है, लेकिन हमारे लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन में ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो कि दुर्भाग्यवश है। महिलाओं को भी उतना ही मिलना चाहिए। अब यूपीएससी के अंदर आने वाली सेवाओं के नाम सुन लीजिए, कौन कौन सी सेवाएं हैं।
भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे हम आईएएस कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा जिसे हम आईपीएस कहते हैं, के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। आपको शायद पता हो कि एक जिले का जिलाधिकारी उसे जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। क्या आप जानते हैं कि जिलाधिकारी सामान्यतः आईएएस स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों के नियंत्रित होता है। केंद्र सरकार के अनुसार जो आपके आईएएस आईपीएस होते हैं, ये सब के सारे के सारे केंद्रीय ब्यूरोक्रेसी के पार्ट होते हैं। ये केंद्र सरकार के अनुसार कार्य करते हैं किसी भी राज्य में। और ये आप जानते हैं कलेक्टर किसी भी जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, किसी भी सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। और ये लोग केंद्र सरकार की सेवा शर्तों के अनुसार काम करते हैं। ठीक, आगे सुनिए। क्या आप जानते हैं जिलाधिकारी सामान्यतः आईएएस स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है। एक आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारी किसी एक राज्य के साथ संबद्ध कर दिया जाता है जहां वह राज्य सरकार की देख रेख में काम करता है। लेकिन आईएएस और आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल केंद्र सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। अगर कुछ भी वो लोग गलत करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का राइट सिर्फ किसे है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी अधिकार नहीं है, सिर्फ वो उनका ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते हैं। जो भी सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी के पार्ट होते हैं उन लोगों के खिलाफ आपकी राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकती। बस थोड़ा और उसके बाद समाप्त हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल केंद्र सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्र सरकार की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है, जैसा कि हम आगे संघवाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे। नौकरशाही की यह विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्र सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर देती है और इनके माध्यम से राज्य सरकारों पर केंद्र सरकार अपना आधिपत्य जमा कर रखती है। इनके माध्यम से राज्यों की रिपोर्टें, राज्य सरकार के कामकाज की रिपोर्ट केंद्र सरकार तक पहुंचती रहती है। केंद्र सरकार को सारी बातें पता चलती रहती हैं कि उस राज्य में कैसा चल रहा है प्रशासन, उस राज्य में कैसा चल रहा है प्रशासन, क्योंकि ये सब के सब जो आपके आईएएस और आईपीएस हैं ये किसके सदस्य हैं? लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं। तो ये केंद्र सरकार की सेवा शर्तों के हिसाब से काम करते हैं। और ये चार्ट देख लो कौन कौन सी आपकी सिविल सर्विसेज होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौकरशाही का माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं, पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारी तो पहुंचने से डरता है। यह लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। हालांकि संविधान ने
भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि ये जो सरकारी अधिकारी होते हैं ये जनता से बहुत ही बेरुखी से बात करते हैं, जो कि स्वाभाविक है। देखा भी गया है बहुत बार कि ये जो बड़े बड़े पदों पर सरकारी अधिकारी होते हैं ये जनता से सीधे मुंह बात नहीं करते। पहली बात तो इनके पास ये अधिकार नहीं कि वो सीधे मुंह बात ना करें। ये जनता के नौकर हैं। जनता के क्या है? नौकर। हम ही लोग इनसे डर जाते हैं, हम ही लोग इनसे डर जाते हैं, जिस कारण से ये लोग अपनी ताकत का बेवजह फायदा उठाते हैं। नहीं तो इनके पास कोई भी ये राइट नहीं कि ये जनता की बात ना सुने। ये जनता के काम को ही करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, और अगर ये जनता की बात नहीं सुनेंगे तो फिर क्यों ये सैलरी ले रहे हैं? समझ में आई? और ये काम कराने, जनता की बात सुनाने के लिए ही इन पर किनका नियंत्रण करा गया है? राजनीतिक कार्यपालिका का नियंत्रण किया गया है, जिससे कि ये जनता के प्रति ज्यादा से ज्यादा उत्तरदायी हो सके और जनता के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके। समझ में आई बात? तो इस चीज को सुनिश्चित किया है किसने? राजनीतिक कार्यपालिका ने। लेकिन ये भी हो जाता है कि ये लोग राजनीतिक कार्यपालिका के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। फिर ये सारी चीजें हैं हमारे देश के प्रशासन में, ये बहुत सारी खामियां, और खामियां समय के साथ दूर होंगी, एक बार में दूर नहीं हो सकती। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपको खुद के अंदर छिपी हुई खामियों के बारे में भी नहीं पता चल पाएगा। अगर आपको अपनी खामियां पता करनी है तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जब तक देश चलेगा नहीं तब तक देश को भी अपनी खामियां कभी नजर नहीं आएंगी। तो ये खामियां हैं, इन खामियों को हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी सरकारें दूर करेंगी। पर यह आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकेंगे। तो आपके पास सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें कर आपकी विधायिका या कहिए कि आपकी राजनीतिक कार्यपालिका इस नौकरशाही को आपके प्रति ज्यादा उत्तरदायी बनाना चाहती है, जिससे कि जनता के बीच में और इन प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में जो इतनी बड़ी दूरी है, ये जो खाई है, इस खाई को पाटा जा सके, तभी देश ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाएगा। क्योंकि जब तक इनके बीच में जो ये डिफरेंस है, जब तक ये कम नहीं होगा तब तक देश के विकास को भी हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ ये अध्याय आपका यहीं समाप्त होता है। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।